नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले कि जो हमारा टरबाइन होता है, टरबाइन में जो वाइब्रेशन होता है उसके पीछे क्या रीजन होता है। ओके, तो समझेंगे इसके बारे में कि जो वाइब्रेशन आता है वो क्यों आता है, क्या क्या मेन रीजन हो सकते हैं। ओके, कई बार अक्सर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो हमारा वाइब्रेशन होता है ना, वो क्यों होता है। तो डिटेल में समझेंगे उसके बारे में, तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं टरबाइन में वाइब्रेशन के। ओके, तो देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन, बहुत ज्यादा मतलब हाई स्पीड रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है, ठीक ना। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत भी जो आपका साफ्ट है, साफ्ट का अलाइनमेंट, ओके, बेरिंग, इनमें थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ ना, तो आपका वाइब्रेशन आएगा। और वाइब्रेशन आएगा, हमने अगर उसका मतलब सोल्यूशन नहीं किया तो क्या होगा, वो मतलब मशीन और मैन पावर दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। ओके, तो इसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या रीजन दिया हुआ है, डिफेक्ट्स इन कपलिंग, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपका जो आपने जो कपलिंग लगाया है, ठीक ना, जो यूज किया है, लाइक टरबाइन से अल्टरनेटर को वो कनेक्ट करने के लिए, फिर अगर मान लीजिए कि छोटी टरबाइन है तो बीच में आपका गियर बॉक्स भी होगा। ओके, तो टरबाइन टू गियर बॉक्स टू अल्टरनेटर, तो अगर कपलिंग में कुछ डिफेक्ट्स है तो भी आपके उसमें टरबाइन में वाइब्रेशन आएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, कपलिंग डिफेक्ट्स लाइक मोर रन आउट, लूजनेस और क्रैक लेड टू टरबाइन बेरिंग वाइब्रेशन, ठीक ना। जो हमने कपलिंग लगाया उसमें रनआउट ज्यादा है या फिर लूज है, ओके, या फिर क्रैक है, तो उससे आपके जो टरबाइन है उसमें वाइब्रेशन आएगा। डिफेक्टिव कपलिंग लीड टू बेरिंग वाइब्रेशन इन बोथ एक्सियल एंड रेडियल डायरेक्शन। जो डिफेक्टिव कपलिंग होता है उससे क्या होता है, जो आपका बेरिंग में वाइब्रेशन बढ़ता है बोथ एक्सियल एंड रेडियल डायरेक्शन में। ओके, तो इसीलिए हमें कपलिंग सही लगाना है या फिर सही तरीके से लगाना है। ओके, तो ये एक रीजन हो गया कि अगर आपका कपलिंग डिफेक्ट्स है तो वाइब्रेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोर बेरिंग क्लियरेंस। ओके, जो हम बेरिंग लगाते हैं आपका टरबाइन में, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मोर क्लियरेंस इन जर्नल बेरिंग लीड टू रेडियल वाइब्रेशन। अगर जो आपने जर्नल बेरिंग लगाया है, ठीक है ना, अगर उसमें क्लियरेंस ज्यादा है तो क्या होगा, आपका रेडियल वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो हम जर्नल बेरिंग लगाते हैं वो हम रेडियल रेडियल लोड को वो मतलब हैंडल करने के लिए लगाते हैं। जो हमारा थ्रस्ट बेरिंग होता है वो हमारा एक्सियल लोड के लिए रहता है। ओके, एक्सियल थ्रस्ट के लिए। और नेक्स्ट रीजन देखिए क्या दिया है, रोटर रविंग। ओके, क्या बोल रहा है इसमें, इफ टर्बाइन रोटर रविंग विद एनी अदर स्टेशनरी पार्ट्स लीड टू मोर रेडियल एंड एक्सियल वाइब्रेशन। इफ इट इज रनिंग रेडियली then radial vibration increase, and if it is rubbing in axial direction then there will be a more axial vibration। क्या बोल रहा है कि जो हमारा टरबाइन का रोटर होता है, देखिए क्या होता है कि हमारा टरबाइन बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पे रोटेट होता है। तो अगर उसका जो रोटेट मतलब जो रोटर है या फिर मूविंग पार्ट्स है, मतलब लाइक मूविंग ब्लेड, वो अगर किसी स्टेशनरी पार्ट में टच करेगा, वो क्या करेगा, रबिंग होगा। अगर मान लीजिए तो टच किया तो वो तो तोड़ तोड़ के रख देगा तुरंत, ठीक ना। अगर टच हो रहा है थोड़ा बहुत या फिर कहीं रब कर रहा है, क्या क्या होगा वहां पे, उस सिचुएशन में वाइब्रेशन आएगा। ओके, तो जो हमारे टरबाइन में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं और स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं, इसीलिए जब हम रोलिंग करते हैं तो उस समय प्रॉपर हम सोकिंग टाइम देते हैं। ओके, सोकिंग टाइम हम इसलिए जब कोल्ड रोलिंग करते हैं, हम सोकिंग टाइम इसीलिए देते हैं कि जो जितना एक्सपेंशन होना है, ठीक है ना, आपका मूविंग पार्ट का और स्टेशनरी पार्ट का जो एक्सपेंशन होना है वो सही तरीके से हो, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं कि मतलब विदाउट आप सोकिंग के अगर साथ के साथ बिल्कुल रोलिंग कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो एक्सपेंशन अनइवन होगा। और अगर आपका एक्सपेंशन टरबाइन का अनइवन हुआ तो डैम श्योर है कि वो आपका टरबाइन को तोड़ेगा वो, ठीक ना। क्योंकि जो आपका मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, अगर टच हुआ या फिर जो मूविंग पार्ट्स है वो स्टेशनरी पार्ट से टच हुआ तो तोड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा आरपीएम रहता है, इसीलिए जब भी हम रोलिंग करते हैं तो जो हमारा ओईएम होता है, ठीक है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, वो भी हमें एक प्रोसीजर देता है, ठीक ना, एसओपी देता है कि हमें इसी तरीके से रोलिंग करना है, ठीक ना। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हम रोलिंग कर रहे हैं कोल्ड रोलिंग टरबाइन का, तो हमें सोकिंग टाइम का विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सील रबिंग, सील रबिंग विथ रोटेटिंग पार्ट्स लाइक रोटर और ब्लेड टू वाइब्रेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सील क्या होता है, जैसे हमारा ग्लैंड सील होता है। ओके, या फिर जो हम हमारे जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड में से जो हमारा स्टीम लीकेज होके अगले स्टेज में न जाए, उसकी सीलिंग के लिए भी हम ऊपर से उसकी भी सीलिंग के लिए हम ऊपर सील लगाते हैं। जो सील का रबिंग होगा, अगर वो भी रोटेटिंग पार्ट्स में मतलब टच करेगा तो भी वहां पे वाइब्रेशन होगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके आगे क्या देखो, दिस रबिंग में ड्यू टू इनप्रॉपरली माउंटेड, जो रबिंग होगा आपका सील का रोटेटिंग पार्ट्स के साथ, वो इसलिए होगा क्योंकि वो इनप्रॉपर माउंट होगा, इनप्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा उसका, इसीलिए वो टच करेगा आपके रोटेटिंग पार्ट के साथ। ओके। डिस्टॉर्शन इन फाउंडेशन एंड केसिंग, क्या बोल रहा है, डिस्टॉर्शन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ फाउंडेशन इंक्लूड बेस फ्रेम एंड स्ट्रक्चर ऑन विच टर्बाइन इज रेस्टेड, इन सच केस बेरिंग वाइब्रेशन आर मोस्ट likely in radial direction and in axial direction, also vibration on base frame and on foundation show more। देखिए क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर जो जिस जिस फाउंडेशन पे हमारा टर्बाइन रेस्ट करता है, अगर उसमें डिस्टॉर्शन हो गया फिर डिफ्लेक्शन है, तो क्या होगा, जो हमारा टरबाइन है उसके बेयरिंग में आपका रेडियल और एक्सियल दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जो हमारा टरबाइन का बेस फ्रेम है वहां भी फाउंडेशन ज्यादा शो करेगा, अगर आपका जो फाउंडेशन है अगर उसमें डिफेक्ट है या फिर डिफ्लेक्शन है। तो इसीलिए जब भी हम टरबाइन इंस्टॉल करते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन बना है उसको मतलब पूरा उसको चेक करते हैं, बिल्कुल जीरो जीरो होना चाहिए, उसके बाद ही हम इरेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर नहीं है तो आपको आगे मतलब ऑपरेशन टाइम में प्रॉब्लम आएगी। ओके। अगला क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, सिमिलरली बियरिंग वाइब्रेशन इंक्रीज इन रेडियल डायरेक्शन ड्यू टू केसिंग डिस्टॉर्शन, ऑल्सो केसिंग वाइब्रेशन सो मोर। अगर मान लीजिए केसिंग में क्या डिस्टॉर्शन है, ठीक है ना, उससे भी आपका बियरिंग में वाइब्रेशन बढ़ेगा, बोथ एक्सियल एंड रेडियल डायरेक्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा डिफेक्टिव बियरिंग, अगर आपका जो बियरिंग है वो डिफेक्टिव है, वो प्रॉपर नहीं है, फिर वो डैमेज हो गए तो भी वाइब्रेशन बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, बेयरिंग वाइब्रेशन आर हाई इन रेडियल डायरेक्शन इफ बेयरिंग इज डिफेक्टिव इन रिस्पेक्ट टू पिटिंग वियर क्रैक एंड मोर क्लियरेंस। जैसे हमने क्लियरेंस वाला तो बात कर ही लिया, अगर मान लीजिए जो आपका बेयरिंग है, बेयरिंग में क्या है आपका डिफेक्टिव है, जैसे कि पिटिंग हो गया अंदर, वियर हो गया, फिर क्रैक्स हो गए अंदर में, तो क्या होगा आपका, या फिर क्लियरेंस ज्यादा होगा तो आपका जो बेयरिंग है उसमें वाइब्रेशन आएगा। ओके। अनबैलेंस एंड बेंड शाफ्ट, अगर जो आपका शाफ्ट है मतलब रोटर है जो टरबाइन का वो अनबैलेंस है या फिर बेंड है, तो भी आपका वाइब्रेशन आएगा टरबाइन में बहुत ज्यादा। ओके। मशीन अनबैलेंस एंड शाफ्ट बेंड और वो लीड टू द बेयरिंग वाइब्रेशन इन रेडियल डायरेक्शन। देखिए क्या होता है कि देखिए जब आपने देखा होगा कि जब हमारा टरबाइन हम शट डाउन करते हैं तो कुछ देर तक मतलब उसको तब तक हम बारिंग गियर पे रखते हैं जब तक कि हमारा जो केसिंग का टेम्परेचर है वो बिलो 100 डिग्री ना आ जाए, ठीक ना। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हमारा जो स्टीम का पैरामीटर है 540 डिग्री सी है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि हम टरबाइन को शट डाउन कर रहे हैं, तो अगर साथ के साथ हमने उसका रोलिंग नहीं किया मतलब वायरिंग पे नहीं डाला, ठीक ना, तो क्या करेगा वो, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होता है रोटर में, ठीक ना, वेट ज्यादा होता है, तो क्या होगा कि अगर आप वो वेट ज्यादा हो रहा है और अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा आपका जो सपोर्ट है वो दोनों एंड पे है, एक फ्रंट में है एक रियर में है। अगर आप उसको बिना रोटेशन के बिना बायरिंग गियर पे डाले आप स्टैंड स्टिल कंडीशन में छोड़ दोगे हॉट सिचुएशन में, वो क्या होगा नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है हमारा हॉगिंग बोलते हैं जिसको, ठीक ना। सैगिंग और हॉगिंग, सैगिंग में मतलब नीचे नीचे की तरफ झुक जाएगा, हॉगिंग में आपका ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ उठता है, ठीक। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम टरबाइन को शट डाउन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम हमें बारिंग गियर पे डालना जरूर है, जब तब तक हमें बारिंग गियर पे चलाना है जब तक कि हमारा जो केसिंग का टेम्परेचर है वो 100 बिलो 100 डिग्री ना आ जाए। और अगर हम लंबे टाइम के लिए बंद कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमें एक दो दिन बाद बारिंग गियर चला लेना चाहिए। ओके। तो ये तो बात की हमने, आगे बढ़ते हैं मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट, अगर आपका जो मिस अलाइनमेंट इज नॉन कोइंसिडेंस ऑफ शाफ्ट सेंटर ऑफ टू रोटेटिंग मेटिंग मशीन मिसअलाइनमेंट लीड टू एक्सियल वाइब्रेशन ऑफ बेयरिंग। देखिए क्या होता है कि जो कोई भी आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट है, तो अगर आपको आपको किसी अलग प्राइम मूवर से चल रहा है, अगर उसमें आपका मिसअलाइनमेंट होगा, ये तो हम टरबाइन की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए पंप ही है, ठीक ना, पंप है फैन है, किसी का भी अगर मिसअलाइनमेंट होगा तो उसमें आपका वाइब्रेशन आएगा। अगर हम उन्हें उसको करेक्ट नहीं किया तो क्या करेगा वो, शाफ्ट को तोड़ेगा या फिर कपलिंग तोड़ेगा। ओके। तो ये विशेष ध्यान रखना है अलाइनमेंट का। ओके। और और जो नीचे पॉइंट्स उसमें क्या दिया हुआ है, लूजनेस इन टरबाइन बेस बोल्ट्स और फाउंडेशन बोल्ट्स लीड टू रेडियल वाइब्रेशन। अगर जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट्स है या फिर बेस बोल्ट है, अगर वो लूज रह जाता है कभी, ओके, नॉर्मली ये होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। तो नॉर्मली जब हमारा इरेक्शन होता है उस समय हम पूरा मतलब
इसको टाइटनिंग करके छोड़ते हैं, बट ये भी हमें चेक करना चाहिए अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? इनएडिक्वेट रिजिडिटी इन बेरिंग पेडेस्टल pedestals. Bearing start to vibrate in horizontal, vertical, and axial direction if pedestal rigidity is less in horizontal, vertical, and axial direction respectively. अगर मान लीजिए कि जो बेरिंग है उसकी रिजिडिटी कम है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर एक्सियल किसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? आपका बेरिंग आपका वाइब्रेट करेगा। ओके, तो ये भी हमें देखना है। डैमेज ऑफ थ्रस्ट बेरिंग, दिस लीड टू द वाइब्रेशन ऑफ जर्नल बेरिंग इन एक्सियल डायरेक्शन। अगर जो हमारा थ्रस्ट बेरिंग है, जो हम उसमें जो हमारा टरबाइन होता है उसमें आपका जर्नल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग दोनों लगाते हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा आपका कि अगर वो डैमेज हो गया ना, तो आपका जो एक्सियल डायरेक्शन में आपका लोड, सॉरी, वाइब्रेशन बढ़ेगा, ठीक ना। और अगर हाई लो बॉयल टेम्परेचर है, अगर लो बॉयल टेम्परेचर है तो भी आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा। कैसे? वो देखिए, हाई लो बॉयल टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विच इन टर्न reduce the oil film between journal and bearing लीडिंग टू हाई वाइब्रेशन इन रेडियल डायरेक्शन। क्या होगा अगर आपका मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया? तो ये देखिए, ये कई बार हमसे पूछा जाता है कि अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो हमारा बेरिंग का वाइब्रेशन बढ़ेगा क्या? तो देखिए, इसका आंसर है यस, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा फिल्म होता है, फिल्म क्या करता है? आपका बेरिंग और शाफ्ट के बीच में एक लेयर बनाता है, ठीक ना। अगर उसका आप टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो जो लेयर बन रहा था, आपका अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? विस्कोसिटी कम हो जाएगी ऑयल की, और जो ऑयल फिल्म बन रहा था आपका जर्नल और बेरिंग के बीच में, वो क्या होगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या होगा? आपका जो अ, नहीं बनेगा तो क्या होगा? आपका जो बेरिंग है वो, उसमें वाइब्रेशन बढ़ने लगेगा। ओके, अगर कंटेमिनेशन है ऑयल्स में, लूब ऑयल कंटेमिनेटिंग बर्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल कैन आल्सो लीड टू हाई बेरिंग वाइब्रेशन। अगर कुछ कंटेमिनेशन है तो वो तो वाइब्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके बेरिंग को भी डैमेज कर देगा। ओके, लूब ऑयल एंड कंट्रोल ऑयल पाइपलाइन फोर्सेस, improper aligned and non-stress relief pipeline lead to bearing vibration. Oil line not having expansion below may transfer vibration from pump and line to turbine bearing. देखिए, क्या होता है कि जो हमारे ऑयल की लाइनें होती हैं, ऑयल की लाइन होगी फिर स्टीम की लाइन होगी, तो इनमें क्या है? आपका एक्सपेंशन बेलो नहीं रहता है। तो अगर क्या होगा? आपका प्रॉपर स्ट्रेस रिलीविंग नहीं होगा, तो क्या करेगा? जितना भी पंप से लेके लाइन का जो भी आपका स्ट्रेस होगा वो सीधे कहाँ जाएगा? आपका टरबाइन में, ठीक ना। तो टरबाइन में जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि आपका बेरिंग में वाइब्रेशन बढ़ेगा। ओके, तो नॉर्मली जो हमारा सक्शन, मतलब जो सप्लाई लाइन होता है ना, ऑयल का सप्लाई लाइन, उसमें आपका ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बेलो नहीं रहता। बट आप रिटर्न लाइन में देखेंगे ना, तो रिटर्न लाइन में आपका एक्सपेंशन बेलो दिया होता है। टरबाइन में जो टरबाइन का ऑयल का रिटर्न लाइन होता है उसमें आपका एक्सपेंशन बेलो दिया रहता है। स्टीम लाइन फोर्स एंड एरोडायनेमिक फोर्स, जैसे अभी हमने पहले बात किया कि जो हमारा स्टीम लाइन होता है उसमें भी हमारा एक्सपेंशन बेलो या फिर ऐसा कुछ नहीं रहता है, जो कि अगर उसके वाइब्रेशन वगैरह को हैंडल करे। जो कुछ भी आपका स्ट्रेस होता है, ये सारा कुछ कहाँ ट्रांसफर होता है? टरबाइन वाइब्रेशन पे। ओके, तो उस सिचुएशन भी हमारा वाइब्रेशन बढ़ सकता है। चेंज इन स्टीम पैरामीटर, इफ द क्वालिटी ऑफ स्टीम चेंज, फॉर एन एग्जांपल रिड्यूस स्टीम टेम्परेचर, वेट स्टीम etc। अगर स्टीम टेम्परेचर कम कर दिया आपने तो वेटनेस बढ़ जाएगी, उसमें वेटनेस बढ़ेगी तो सिचुएशन में आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा। ओके, overloading of the turbine, if the turbine is loaded beyond the allowable capacity for a long time without consultation with OEM can certainly lead to bearing vibration and subsequent failure। अगर कोई भी मशीन है, टरबाइन छोड़िए, आप कोई भी मशीन ले लीजिए, अगर आप उसको ओवरलोड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो टरबाइन के केस में वाइब्रेशन भी आएगा और आपका टरबाइन फेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम, मतलब आप अप्रॉक्स 10% एक्सेस चला सकते हैं, जो भी आपका रेटेड है, रेटेड से आप 10% एक्स्ट्रा टरबाइन को लोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा हम नहीं चला सकते, उससे ज्यादा चलाएंगे तो क्या होगा? हमारा टरबाइन डैमेज हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस बनते हैं डैमेज होने के। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या रीजन होते हैं हमारे टरबाइन बेरिंग में वाइब्रेशन बढ़ने के। एक बार और हम देख लेते हैं कौन कौन से रीजन है। देखिए, अगर आपका कपलिंग में डिफेक्ट्स है, बेरिंग में क्लियरेंस ज्यादा है, आपका जो रोटर है कहीं रब कर रहा है, कहीं टच हो रहा है, ठीक है, जो आपकी सीलिंग है वो कहीं, उसकी कहीं रबिंग हो रही है। ओके, जो आपका फाउंडेशन है और केसिंग उसमें डिस्टॉर्शन है। ओके, जो आपकी बेरिंग है वो डिफेक्टिव है, अनबैलेंस बैंड शाफ्ट है, और मिसअलाइनमेंट है,
और जो आपके टरबाइन के बेस के बोल्ट्स हैं वो लूज हैं उस सिचुएशन में। अ, जो आपकी बेरिंग के पेडेस्टल्स हैं उनमें जो रिजिडिटी है वो कम है, थ्रस्ट बेरिंग का डैमेज हो गया तो भी आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा। लू बॉयल टेम्परेचर हाई है तो भी आपका बढ़ेगा वाइब्रेशन। जो ऑयल है अगर कंटामिनेशन है उसमें ज़्यादा मतलब फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो भी आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा। और जो लूब ऑयल एंड कंट्रोल ऑयल की पाइपलाइन है उनके फोर्सेस से भी वाइब्रेशन बढ़ सकता है। ओके। और स्टीम लाइन फोर्सेस से भी वाइब्रेशन बढ़ सकता है। और पैरामीटर अगर डिस्टर्ब होता है आपका स्टीम का पैरामीटर तो भी आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा। और अगर आपकी टरबाइन ओवरलोड पे चल रही है तो भी आपका वाइब्रेशन टरबाइन का बढ़ेगा। ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।